हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के पिटहू में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 28 अक्टूबर एसएससी एमटेस एग्जाम 2024 के सेकंड शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है हाजी बेगम ने। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। और हुमायूं का मकबरा को हुमायूं की पहली और प्रमुख पत्नी महारानी बेगा बेगम ने 1569-70 में बनवाया था। और हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार फारसी वास्तुकार मिरक मिर्जा गियास था। और इसे अर्थात वास्तुकार मिरक मिर्जा गियास को महारानी बेगा बेगम ने ही चयनित किया था। बात करें में महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो महारानी बेगा बेगम को हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि पाटलिपुत्र किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य। और पाटलिपुत्र उत्तराखंड राज्य के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और पाटलिपुत्र उत्तराखंड राज्य के कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है भरत मुनि। अर्थात नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। और नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। और इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे, जिनका के काल 400 ईसा पूर्व के निकट माना जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। बात करें में मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अर्थात जब भारतीय संविधान लिखा गया था तब भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अर्थात संपत्ति के अधिकार को संविधान के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। और एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे अर्थात संपत्ति के अधिकार को संविधान के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, जिससे अब भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। बात करूं मैं इन 6 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, तो फर्स्ट है समानता का अधिकार, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। और थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। और फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। और फिफ्थ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। और सिक्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। और इन सभी अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति का उपचार, जहाँ सम का अर्थ समानता का अधिकार है, सत का अर्थ स्वतंत्रता का अधिकार है, सो का अर्थ शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, ध का अर्थ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से है, संस्कृति का अर्थ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से है, और उपचार का अर्थ संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। अर्थात इन सभी अधिकारों को याद करने की ट्रिक है समस्त शोध संस्कृति का उपचार। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि या स्थानांतरित कृषि, जिसे कि झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, को बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है।
बात करूं मैं भारत में प्रचलित झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि के विविध नामों के संदर्भ में, तो जैसे कि फर्स्ट है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा राज्य में पामाडामे या कोमान या बेरिगा के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। भारत के दक्षिण पूर्व राजस्थान में बालेरा या बाल्ट्रे या कोमान के नाम से जाना जाता है। जबकि झारखंड राज्य में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को कुरवा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने पहली बार किस वर्ष ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। तो इसका आंसर है वर्ष 1968 में। अर्थात भारत ने पहली बार वर्ष 1968 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में हिस्सा लिया था, जबकि भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। बात करूं मैं पैरालंपिक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यह एक अर्थात पैरालंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है, और जिसमें कि शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। और पैरालंपिक खेल को द स्टोक मेडेविले गेम्स भी कहा जाता है। और प्रथम पैरालंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 1960 में इटली की राजधानी रोम में हुआ था। और पैरालंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 76 के तहत। बात करूं मैं महान्यायवादी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सरकार की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। और महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा में बैठने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अर्थात कह सकते हैं कि महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते भी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमृता शेरगिल ए लाइव पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर है यशोधरा डालमिया ने। और अमृता शेरगिल ए लाइव किताब यशोधरा डालमिया ने लिखी है। और यह किताब अर्थात अमृता शेरगिल ए लाइव पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है कतर के द्वारा। और वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हुआ था। और यह फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण या 22वां एडिशन था। और वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का विजेता अर्जेंटीना था, जबकि उप विजेता फ्रांस था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आयरकूट द्वारा पोर्टो-नोवा के युद्ध में किसे पराजित किया गया था। तो इसका आंसर है हैदर अली को। अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आयरकूट के द्वारा पोर्टो-नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया गया था। बात करूं मैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यह युद्ध 1780 और 84 के मध्य हुआ था। और यह युद्ध ब्रिटिश कमांडर आयरकूट और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। और ब्रिटिश कमांडर आयरकूट ने पोर्टो-नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। और इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई, लेकिन उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद इस युद्ध को जारी रखा था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2023 में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों के लिए भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था। तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना को। और आयुष्मान खुराना को 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। बात करूं मैं यूनिसेफ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, जबकि हिंदी में से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहते हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने।
बात करूं मैं सुदर्शन झील से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गिरनार के राज्यपाल या गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा कराया गया था। बात करूं मैं सुदर्शन झील की जानकारी के स्रोत के संदर्भ में, तो सुदर्शन झील की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर है शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और समर्थन प्रदान करना। अर्थात मेरु रज्जु का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और समर्थन प्रदान करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक विकास के लिए कार्य करने वाला धर्म कौन सा है। तो इसका आंसर है आर्य समाज। और आर्य समाज ने वैदिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बात करूं मैं आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, जिनका कि मूल नाम मूलशंकर था, ने 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में की थी। अर्थात आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। और आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर में रासलीला की शुरुआत किसने की थी। तो इसका आंसर है राजा भाग्यचंद्र ने। अर्थात मणिपुर राज्य में रासलीला की शुरुआत राजा भाग्यचंद्र ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाटलिपुत्र किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच। अर्थात पाटलिपुत्र शिवालिक और लघु हिमालय भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन किस चट्टान में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है अवसादी चट्टान में। और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 51 का खंड क किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों अर्थात संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और यह संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का भाग है। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का खंड क संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य का भाग है। बात करूं मैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान रूस के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्यों अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और 11वां मूल कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये सभी पॉइंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी पॉइंट के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।